फेसबुक पर आलोक शुक्ला नाम के एक यूजर की एक पोस्ट पर हमारी नजर पड़ी और ठहरी इसलिए कि इस पोस्ट में छत्तीसगढ़ के जंगलों में कोयले की माइनिंग को लेकर एक संवेदनशील आरोप था। किस पर? अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड पर। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ बचाओ समिति के कन्वीनर हैं। 6 दिसंबर 2021 की इस पोस्ट में आलोक ने जो अंग्रेजी में लिखा है वो आपको बताए देते हैं। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में संचालित परसा ईस्ट एंड केट बेसन यानी कि PEKB कोयला खदान में पहले फेज में 2028 तक 762 हेक्टेयर एरिया में खनन होगा और हर साल 10 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा। 2018 के बाद से इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 15 मिलियन टन कर दिया गया है, जिसके मायने हैं कि इन 3 सालों में 15 मिलियन टन कोयला और निकाला गया है। अब अडानी ग्रुप ने सरकार से दूसरे फेज की माइनिंग के लिए परमिशन देने को कहा है, जो साल 2029 से शुरू होने वाला है। कंपनी ने इसके पीछे वजह बताई है कि साल 2021-22 तक कोयला एक्सपायर हो जाएगा। खदान के पहले फेज में 2028 तक 140 मीट्रिक टन कोयला निकलना था। 80 मीट्रिक टन कोयला कहां गया? ये खदान कथित रिजेक्टेड कोयले का लार्ज स्केल पर खनन करती है, जिसे कंपनी द्वारा बेचा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान सरकार के पावर प्लांट्स इस रिजेक्शन की वजह से नहीं चलते हैं, लेकिन अडानी द्वारा खरीदे गए संयंत्र कोरबा बेस्ड और GMR हैं। आलोक शुक्ला की फेसबुक प्रोफाइल पर कई और पोस्ट भी हैं। कई अखबारों की न्यूज कटिंग है, जिनमें हसदेव अरण्य इलाके में कोयले के खनन से हो रही दिक्कतों को हाईलाइट किया गया है। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति और ऐसे ही दूसरे संगठन छत्तीसगढ़ बचाओ समिति वगैरह कोरबा इलाके में कोयला खनन को बंद करने के लिए छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले आदिवासियों के आरोप हैं कि छत्तीसगढ़ में पर्यावरण और वन्य जीवों को लेकर रिसर्च करने वाली संस्थाओं की चेतावनी को हाशिए पर रखकर कोयला खनन को सरकारी मंजूरी दे दी गई है। जमीनों के उचित मुआवजे नहीं मिले हैं और जमीन अधिग्रहण में धांधली हुई है। अब सवाल ये कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स को ताक पर रखकर कोयले की माइनिंग चल रही है? इसलिए हमने पड़ताल की। कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की रिपोर्ट्स हाथ लगी, जिन्हें सरकार ने तो सामने नहीं रखा, लेकिन संस्थानों ने सार्वजनिक किया है। ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, उस पर जाने से पहले समझते हैं इस पूरे मामले का भौगोलिक केंद्र बिंदु क्या है और वहाँ बायोडायवर्सिटी किस तरह की है। सबसे पहले जानेंगे हसदेव अरण्य की ज्योग्राफी। हसदेव अरण्य घना जंगली इलाका है। इसे मध्य भारत के फेफड़े कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल ईस्ट में बसा ये जंगल करीब 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तीनों को मिला ले उससे भी ज्यादा। बायोडायवर्सिटी की बात करें तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगल में हाथी, तेंदुआ और भालू जैसे जानवरों के अलावा पक्षियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। हसदेव अरण्य में कई आदिवासी जातियां रह रही हैं। गोंड, पंडो और कोरबा जनजाति के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। जंगलहीन आदिवासियों की आजीविका का साधन है। यहाँ से इन्हें महुआ, साल, तेंदुपत्ता, चिरौंजी, खंखुड़ी जैसी चीजें मिल जाती हैं। तेंदुपत्ते से हर आदिवासी परिवार को सालाना 60 से 70 हजार रुपए की आमदनी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ तमाम औषधीय मूल्य के करीब 3000 किस्म के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां हैं। इनमें से कई बहुत दुर्लभ हैं। कुल मिलाकर आदिवासियों की अधिकतर आमदनी जंगल से ही होती है। हसदेव बांगो बैराज का कैचमेंट इलाका भी है। यहाँ से छत्तीसगढ़ के करीब 4 लाख हेक्टेयर इलाके में खेतों की सिंचाई भी की जाती है। इस सबके अलावा सबसे खास बात ये कि जंगल में करीब 5 बिलियन टन काला सोना दबा हुआ है, यानी कोयला जिसका खनन किया जा रहा है। सूरजपुर, सरगुजा और कोरबा जिले में कोयले के करीब 23 ब्लॉक हैं, जिनमें से 5 अडानी ग्रुप को MDO के जरिए आवंटित हो चुके हैं। MDO यानी माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर। PKB नाम के एक कोल ब्लॉक से पिछले कई सालों से कोयले की माइनिंग हो रही है और आदिवासियों के मुताबिक यही उनके लिए समस्या की जड़ है। रिसर्च रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये भी आपको बताते हैं। कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं जल मंत्रालय के जॉइंट रिसर्च के आधार पर 2010 में हसदेव अरण्य को पूरी तरह से नो गो एरिया घोषित किया गया था, लेकिन इसके बाद आई 2 रिपोर्ट्स को न केवल नजरअंदाज किया गया, बल्कि इनके खिलाफ जाकर हसदेव अरण्य में कोल माइनिंग के रास्ते भी खोले गए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2014 में हसदेव अरण्य इलाके में परसा ईस्ट केते बेसिन कोल ब्लॉक को दी गई मंजूरी के खिलाफ NGT ने आदेश दिया। उसने इलाके के बारे में एक स्टडी करने को कहा था, ताकि हसदेव फॉरेस्ट रीजन में एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी की कंडीशंस का सही आकलन किया जा सके और पता लगा सके कि इस इलाके में माइनिंग के क्या प्रभाव होंगे।
इसके बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 277 पन्ने की एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की। इसमें एनजीटी के पूछे गए सवालों के बहुत क्लियर जवाब दिए गए हैं। रिपोर्ट में WII ने सिफारिश की है कि PEKB कोल ब्लॉक को एक्सेप्शन के बतौर चलाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा एक भी कोयला खदान हस्देव फॉरेस्ट रीजन में नहीं खोली जानी चाहिए और इस पूरे इलाके को नो गो जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। रिपोर्ट में दूसरी बात कही गई कि PEKB कोल ब्लॉक का कंजर्वेशन प्लान बहुत बेसिक है, इसे दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। कहा गया कि ये इलाका विलुप्त होने की कगार पर खड़े कई दुर्लभ वन्य जीवों का पर्यायवास रहा है। ऐसे में इस इलाके में जरा भी लापरवाही वन्य जीवों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। ये भी कहा गया कि पिछले 7 सालों में PEKB कोल ब्लॉक की वजह से इस पूरे इलाके पर बहुत गंभीर असर हुआ है, जिनका सही असेसमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। वन्य जीवों को लेकर कुछ कंक्लूजन्स भी दिए गए हैं। तारा, परसा और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक्स में मैमल्स की 9 ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है, जैसे हाथी, तेंदुआ, भालू, भेड़िया, धारीदार लकड़बग्घा आदि। भारत की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट में इनके संरक्षण को प्रायोरिटी दी गई है। हसदेव फॉरेस्ट से सटे हुए कान्हा टाइगर रिजर्व और बोरामदेव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बीच जियोग्राफिक कनेक्ट के चलते यहाँ शेरों और बाकी जंगली जानवरों की आवाजाही से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिमिटेड असेसमेंट के मुताबिक 40 से 50 हाथी हसदेव फॉरेस्ट के अलग अलग हिस्सों में आते जाते रहते हैं, जिससे मानव और हाथी के बीच संघर्ष में बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में हाथियों के नेचुरल हैबिटेट से की गई छेड़छाड़ का नतीजा है और ये स्थिति आगे और डरावनी हो सकती है। इस इलाके में कम से कम 82 चिड़ियों की ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से 6 अनुसूची 1 में शामिल हैं, यानी संकटग्रस्त हैं। सफेद आंखों वाली विजर्ड, ब्लैक सोल्जर्स, काइट वगैरह। इनके अलावा तितलियों की कुछ स्पीशीज और कुछ रेप्टाइल्स भी विलुप्त होने की कगार पर हैं। इस इलाके में पौधों की 18 स्पीशीज भी बेहद संवेदनशील और संकटग्रस्त हैं। इस रिपोर्ट के पूरे चैप्टर में PEKB कोल ब्लॉक के बुरे प्रभाव पर बात की गई है, जबकि 2 चैप्टर्स उन पैरामीटर्स की बात करते हैं जिस इलाके में PEKB कोल ब्लॉक से होने वाले इकोलॉजिकल नुकसान की भरपाई के लिए अपनाए जाने जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष की। इंसानों और हाथियों के संघर्ष पर WII की बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट की रिपोर्ट के पेज नंबर 52 पर साफ शब्दों में लिखा है कि कोल प्लांट्स की वजह से हाथी और इंसानों में संघर्ष की स्थिति बन गई है। जिस इलाके में कोयले का खनन होना शुरू होता है, हाथी वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं और इस तरह धीरे धीरे हाथियों का नेचुरल हैबिटेट कम होने के चलते अब वो इंसानी बस्तियों में घुस रहे हैं। इसके चलते हर साल 60 आदिवासियों की जान चली जाती है। यह आंकड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि देश के सिर्फ 1% हाथी छत्तीसगढ़ में है, जबकि हाथियों से संघर्ष में 15% मौतें यहीं होती हैं। ICFRE की रिपोर्ट NGT के 2014 के आदेश के तहत इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को भी स्टडी करनी थी, लेकिन ये स्टडी शुरू हुई मई 2019 में और फरवरी 2021 में पूरी कर दी गई। मोटे तौर पर स्टडी में यही कहा गया कि कोयले की माइनिंग का जंगल पर बुरा इफेक्ट होगा। जंगल में हरियाली खत्म होने से जानवरों की आवाजाही का स्पेस कम होगा। खनन से यहाँ क्लाइमेट चेंज होगा और पेड़ पौधों की वो प्रजातियां भी बढ़ेंगी जो जंगल की बायोडाइवर्सिटी के लिए ठीक नहीं है। ये स्टडी 23 कोल ब्लॉक्स में से 14 में कोयले की माइनिंग की सिफारिश नहीं करती। WII से तुलना करें तो स्टडी में कुछ और फर्क भी हैं। इसकी रिपोर्ट की कुछ खास बातें जान लेते हैं। माइनिंग का सीधा असर तो हाथियों के इलाके पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसानों और हाथियों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व के तौर पर हसदेव के एक हिस्से को अधिसूचित करने का निर्णय भी इसी संघर्ष को रोकने की एक कोशिश थी जो लंबे वक्त से अटकी हुई है। खनन से जंगल की काफी जमीन का इस्तेमाल ऐसे कामों में होगा जिनका सीधा संबंध जंगल से नहीं है। ऐसे में जमीन के भी अंदर कई बदलाव होंगे और इसका असर आसपास की नदियों पर भी हो सकता है। स्टडी के मुताबिक कोल ब्लॉक के कोर और बफर जोन से होकर बहने वाले ज्यादातर नाले बड़ी नदियों के लिए प्राइमरी और मीडियम जल स्रोत हैं। इनका बहाव कम हुआ या रुका तो इसका असर आने वाले समय में नदियों पर भी दिखाई देगा। बात सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पर होने वाले इफेक्ट की नहीं है। आदिवासी कोयले की माइनिंग से परेशान हैं और इसकी दूसरी वजहें भी हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2010 कांग्रेस की सरकार में परसा ईस्ट केते बेसिन, तारा और परसा 3 कोल ब्लॉक्स को शुरुआती मंजूरी दी गई। NGT के हस्तक्षेप के बाद सिर्फ PEKB कोल ब्लॉक से कोयले का खनन शुरू हुआ, लेकिन इस कोल प्लांट का एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हैरान करने वाला है।
साल 2012 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक 15-15 साल के 2 फेजेस के लिए शुरू हुई इस माइनिंग से कुल 1898 हेक्टेयर जंगल और करीब 4 लाख पेड़ प्रभावित होंगे। इस पर तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि हसदेव फॉरेस्ट का बाकी इलाका नो गो जोन रहेगा, यानी और कहीं कोयले की माइनिंग नहीं होगी। लेकिन इस खदान से कोयले का खनन शुरू होने के साथ ही आदिवासियों के गांव की बर्बादी भी शुरू हुई। 2014 में एनजीटी ने पीईकेबी कोल ब्लॉक से कोयले का खनन रोक दिया, लेकिन इसे 2015 में दोबारा शुरू कर दिया गया। असर ये हुआ कि कई गांवों के आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा और अगले 5 साल तक भी इन विस्थापित आदिवासियों को ठीक से रिहैबिलिटेट नहीं किया गया। जिन्होंने जमीन दी थी वो आदिवासी तो पछताए ही, बाकी गांव वाले भी सतर्क हो गए। 2015 में हसदेव फॉरेस्ट इलाके में कई और कोल ब्लॉक्स के लिए ऑक्शन शुरू किया गया। तब से यहां के लोग कोल माइंस के नए ऑक्शन और अडानी माइनिंग लिमिटेड द्वारा संचालित पीईकेबी कोल ब्लॉक से कोयले के खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अपने गांव से निकलकर दिल्ली तक। लेकिन अभी तक इन आदिवासियों को झूठे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। उल्टा अडानी ग्रुप पीईकेबी कोल ब्लॉक के अलावा 4 और खदानें हासिल कर चुका है। जंगल और अपना अस्तित्व बचाने की आदिवासियों की ये लड़ाई कई सालों से चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आदिवासियों के 30 गांवों से 3 अक्टूबर 2021 को करीब 300 लोग दिल्ली तक पैदल यात्रा पर निकले थे। विनाश नहीं विकास चाहिए, कोयला नहीं अनाज चाहिए, ऐसी स्लोगन्स वाली तख्तियों के साथ दिल्ली से कोई रास्ता नहीं निकला तो 13 अक्टूबर को वापस रायपुर चले गए। आंदोलनकारी आदिवासियों की मांगे थी हसदेव अरण्य क्षेत्र की सभी कोयला खनन परियोजनाओं को रद्द किया जाए, बिना ग्राम सभा की सहमति के हसदेव फॉरेस्ट इलाके में कोल बेयरिंग एक्ट के तहत किए गए जमीनों के अधिग्रहण को तत्काल निरस्त किया जाए। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में किसी भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से पहले ग्राम सभा से उचित सहमति ली जाए। परसा कोल ब्लॉक के लिए ग्राम सभाओं के फर्जी प्रपोजल बनाकर हासिल की गई जमीन की स्वीकृति को तत्काल निरस्त किया जाए और ऐसा करने वाले ऑफिसर्स और कंपनी पर एफआईआर दर्ज हो। घाटबर्रा गांव के निरस्त सामुदायिक वन अधिकार को बहाल किया जाए और सभी गांव में सामुदायिक वन अधिकार और व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता दी जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून का पालन कराया जाए। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के कन्वीनर अशोक शुक्ला से हमने उनकी पदयात्रा के समय बात की थी। उनका कहना था, हमारी बात केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने नहीं सुनी तो हमने राजधानी जाने का रास्ता चुना। राज्यपाल से समय मिला है लेकिन सीएम से नहीं मिला है। हम पहले धरना देंगे, उसके बाद गवर्नर से मिलेंगे। उम्मीद है कि सीएम समय देंगे। ये कांग्रेस का पॉलिटिकल कमिटमेंट है, लेकिन कॉरपोरेट दबाव में वो अब पीछे हट रही है। हमारा सवाल है कि इतने संवेदनशील इलाके को क्यों उजाड़ रहे हैं। रायपुर पहुंचने के बाद अगले ही दिन 14 अक्टूबर को आदिवासी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिले। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि वो आदिवासियों की आवाज प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री तक पहुंचाएंगी और उनके अधिकारों को बचाने का प्रयास करेंगी। भूपेश बघेल भी बोले कि हसदेव अरण्य से आए लोगों से सार्थक चर्चा हुई है। आंदोलनकारियों को लगा कि उनकी मुहिम सफल होने के रास्ते पर है, लेकिन अगले ही हफ्ते 21 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के परसा ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट को दूसरे फेज के लिए भी मंजूरी दे दी। एक लेटर जारी कर कह दिया गया कि मंजूरी राज्य सरकार की सिफारिशों के मुताबिक दी गई है, यानी कांग्रेस शासित भूपेश बघेल की सरकार। आलोक शुक्ला कहते हैं, छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कोल खदानें अडानी को दी जा रही हैं। जंगल और आदिवासी हाशिए पर रख दिए गए हैं और कॉरपोरेट के लाभ के लिए सरकार भी साजिश में शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह कि भाजपा के शासनकाल के बाद ये सब अब कांग्रेस की सरकार में भी जारी है। आलोक का आरोप कितना सही है, इसे ऐसे समझिए कि 2019 में भूपेश बघेल की सरकार ने अडानी ग्रुप को एमडीओ के जरिए कि कोरबा जिले में गिधमुड़ी और पतुरिया की कोयला खदानें सौंपी और अडानी ग्रुप के पास कुल खदानें हो गई 5, जबकि इसके एक ही साल पहले यानी 2018 में भूपेश बघेल एमडीओ के जरिए अडानी ग्रुप को कोल ब्लॉक दिए जाने पर भाजपा सरकार पर हमलावर थे। एक के बाद एक ट्वीट करके भाजपा और अडानी ग्रुप पर मिली भगत का आरोप लगा रहे थे। एक ट्वीट में बघेल ने लिखा था, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में अडानी की एमडीओ कंपनियों को खदानें मिली और अब ये राज्य बाजार से भी महंगे दामों पर अडानी से कोयला खरीद रहे हैं। अडानी को पिछले दरवाजे से कोयला खदानें देने के लिए मोदी सरकार ने एमडीओ का रास्ता निकाला है। उधर आदिवासियों का आरोप है कि उनकी जमीनों का अधिग्रहण गलत तरीके से हुआ। उनकी ग्राम सभाओं के
फर्जी प्रपोजल तैयार कर लिए गए और मुआवजा भी उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। हालांकि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से 24 दिसंबर 2020 को कोल बेयरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 की धारा 7 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को अधिकारों पर आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया था। 8 फरवरी 2020 को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था, मंत्रालय को 470 से अधिक आपत्ति पत्र मिले हैं, जिनमें राज्य सरकार के पत्र भी शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास में पारदर्शिता होगी। पुनर्वास अधिनियम 2013 और छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 के नियमों के तहत वैध मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 1947 के कानून के मुताबिक ग्राम सभा से सहमति लेने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। पेसा अधिनियम और 5वीं अनुसूची। संविधान के आर्टिकल 244 के मुताबिक भारत के 13.6% जिले 5वें शेड्यूल इलाकों में आते हैं और अनुमानों के मुताबिक ऐसे 60% जिलों में खदानों से जुड़ी दिक्कतें हैं। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला 5वें शेड्यूल एरियाज में ही आता है। 1996 के पेसा अधिनियम यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के मुताबिक ऐसे जिलों में जमीन के अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा का सहमत होना जरूरी है। लेकिन जब इस कानून का हवाला देकर आदिवासियों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध किया तो उन्हें सरकार की तरफ से जवाब में एक और कानून का हवाला दे दिया गया, कोल बेयरिंग एरियाज एक्ट, जिसके मुताबिक जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। कुल मिलाकर सरकार के पास कानून है और कॉरपोरेट से जुगलबंदी की मजबूरियां, और ऐसा कॉरपोरेट जिस पर कोयले के खनन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। ऐसे में आदिवासियों की जंगल और जमीन की लड़ाई कहां तक पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक संपूर्ण हसदेव के समस्त कोयला खदानों को निरस्त नहीं कर दिया जाता। आंदोलन से जुड़े आलोक शुक्ला ये वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि संघर्ष का उत्सव जारी रहेगा। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।